हाँ, पिछले लेक्चर में सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में बातचीत चल रही थी। तो उसमें जहाँ तक हमने बताया था उसके आगे भार डैश आयतन प्रतिशत सांद्रता, ये भी सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि है। भार डैश आयतन प्रतिशत सांद्रता। भार डैश आयतन प्रतिशत सांद्रता, जिसको W/V भी कहते हैं। W मीन्स वेट, V मीन्स वॉल्यूम। तो भार डैश आयतन प्रतिशत सांद्रता का मतलब 100 मिलीलीटर बिलियन में जो विलय का भार होगा ग्राम में, वही कहलाएगी बिलियन की भार डैश आयतन प्रतिशत सांद्रता। 100 मिलीलीटर बिलियन में 100 मिलीलीटर बिलियन में जो विलय का भार ग्राम में होगा, विलय का भार ग्राम में, वो कहलाएगी भार डैश आयतन प्रतिशत सांद्रता। भार डैश आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। भार डैश आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती। तो यहां से इसका फार्मूला बन जाएगा भार डैश आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर ऊपर हो जाएगा विलय का भार और नीचे विलियन का आयतन मिलीलीटर में। और ऊपर हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला निकलेगा। तो परिभाषा के अनुसार ये फार्मूला निकला। अब फार्मूला से आप परिभाषा बना सकते हो। कैसे? ये जो बिलियन का आयतन है इसको आप रख दो 100 मिलीलीटर। बिलियन का आयतन रख दो 100 मिलीलीटर। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जो सांद्रता है वो विलय के भार के बराबर हो जाएगी। तो आपने जब इसको 100 मिलीलीटर रखा तो यानी 100 मिलीलीटर बिलियन में जो भी विलय का भार होगा वो भार डैश आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाएगी। जैसे कहीं दिया है यूरिया के बिलियन की सांद्रता, यूरिया के बिलियन की सांद्रता सपोज 10% दी है, 10%, और ब्रैकेट में लिख दिया
W/V, यानी वो सांद्रता भार डैश आयतन प्रतिशत है। तो इसका मतलब हो जाएगा यूरिया आपका विलय होगा, वो होगा 10 ग्राम। ये विलय का भार हमने बताया है किसमें रहेगा, ग्राम में। इसका तात्पर्य है यूरिया का भार हो जाएगा 10 ग्राम। यूरिया का भार कितने ग्राम, 10 ग्राम। और विलयन का आयतन कितना रहेगा, 100 मिलीलीटर। तो विलयन का यहाँ पर जो आयतन रहेगा, विलयन का आयतन वो आपका रहेगा 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर आप रखोगे यहाँ पर। विलय का भार तो 10 ग्राम, अब विलयन का आयतन 100, तो 100 कट जाएगा। तो 10 ग्राम का मतलब कितना प्रतिशत आ जाएगा, 10%। तो इस तरीके से भार डैश आयतन प्रतिशत सांद्रता को परिभाषित करते हैं। अब हम सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि ppm में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता। p मतलब पार्ट्स, p मतलब पर, और मिलियन। मिलियन का मतलब होता 10 लाख, जिसको हम कहते हैं 10⁶। तो इसका मतलब है कि जहां पर 100 है वहां पर कर दिया जाए 10⁶। तो ऊपर जैसे आपको हमने पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में जो प्रतिशत सांद्रता बताई, उसमें 3 प्रकार की बताई है, भार प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता और भार डैश आयतन प्रतिशत सांद्रता। इन तीनों का इसी में जिक्र होगा। ppm में सांद्रता यानी 10⁶, जहां 100 है वहां पर 10⁶, यानी 10⁶ भाग में जो विलय का भाग होगा, 10⁶ भाग में जो भी विलय का भाग होगा वो विलयन की ppm में सांद्रता कहलाएगी। अब इसके लिए जैसे हमने लिख दिया 10⁶, 10⁶ का मतलब 1 मिलियन, ये हो गया 10⁶ भाग बिलियन में, बिलियन में 10⁶ भाग बिलियन में जो विलय का भाग होगा, विलय का भाग, वही कहलाएगी ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता कहलाती है। कहलाती है 10⁶ का मतलब 1 मिलियन, जिसको आप 10 लाख कहते हैं, और पावर में 10⁶, 10⁶ भाग बिलियन हो, और उसमें विलय का जो भी भाग होगा वही कहलाएगी ppm में सांद्रता। इसको हम भार प्रतिशत सांद्रता के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, W/W। तो जब W/W करेंगे तो ऊपर विलय का भार होगा और नीचे बिलियन का भार होगा, और जहां 100 है उसके स्थान पर 10⁶। अब जाए W/W और ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता तो ऊपर हो जाएगा विलय का भार
विलय का भार, वो भी ग्राम में, और नीचे विलयन का भार ग्राम में। विलयन का भार ग्राम में, बस 100 के स्थान पे हो जाएगा 10⁶। यहां से चाहें तो इसकी परिभाषा, जैसे विलयन का भार आप कर दो 10⁶, विलयन का भार आपने कर दिया 10⁶, तो 10⁶ और 10⁶ कैंसिल हो गया, तो जो भी विलय का भार होगा वही पीपीएम में सांद्रता हो जाएगी। यानी 10⁶ ग्राम विलयन में जो विलय का भार होगा वही पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। 10⁶ भाग के स्थान पे ग्राम विलयन में, और विलय का भाग तो विलय का भार, वो कहलाएगी पीपीएम में सांद्रता। अब हम जब W/V लिखेंगे, या V/V पहले लिख देते हैं, W/W भाग V/V, तो जहां पर भार है वहां पर हो जाएगा आयतन, वो भी मिलीलीटर में, और नीचे भी जो विलयन का भार है वहां भी विलयन का हो जाएगा आयतन मिलीलीटर में। V/V के अकॉर्डिंग पीपीएम में सांद्रता, तो वो हो जाएगा विलय का आयतन, विलय का आयतन, वो भी मिलीलीटर में, और नीचे विलयन का भी आयतन मिलीलीटर में। विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और इंटू 10⁶, और हम W/V के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। अब हम W/V के अकॉर्डिंग लिखते हैं पीपीएम में सांद्रता। तो ऊपर विलय का भार हो जाएगा ग्राम में, विलय का भार ग्राम में, और नीचे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और ऊपर हो जाएगा 10⁶। तो पीपीएम में सांद्रता भी W/W के अनुसार, V/V के अनुसार और W/V के अनुसार। अब जैसे इस पर हमने एक छोटा सा प्रश्न लिख लिया, मान लीजिए किसी पदार्थ के कुछ वेट मान लेते हैं 10 ग्राम, किसी पदार्थ के 10 ग्राम, विलयन के 200 ग्राम में घुले हैं, विलयन के
200 ग्राम में घुले हैं। और कह दिया उस विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। यानी आप इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं 10 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस dissolve in 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द कंसंट्रेशन इन ppm। देखिए इसका आंसर ऐसे निकालते हैं, चाहे सूत्र से लगा दें या चूंकि से। जैसे जब विलयन का 200 ग्राम है तब विलय का भार 10 ग्राम। हमने लिख दिया चूंकि 200 ग्राम विलयन में 200 ग्राम विलयन में विलय का भार 10 ग्राम। जब एक की बात करेंगे तो 10 अपान हो जाएगा 200। और डिफिनीशन में है कितने ग्राम बिलियन में, 10 की पावर 6 ग्राम बिलियन में, 10 की पावर 6 यानी मिलियन। तो 10 अपान 200 इंटू 10 की पावर 6 ये आ जाएगी बिलियन की ppm में सांद्रता। अब आप देखो, चाहे फार्मूला देखिए, ये देखिए ppm में सांद्रता बराबर विलय का भार, तो विलय का भार 10 ग्राम बटे बिलियन का भार 200 ग्राम और इंटू 10 टू द पावर 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं। अब प्रश्न उठता है ppm में सांद्रता कहाँ यूज की जाती है। तो ppm में सांद्रता जैसे जल की कठोरता उसको ppm में व्यक्त करते हैं, या पॉल्यूशन इन एयर वायु में प्रदूषण की मात्रा वो भी ppm में व्यक्त करते हैं। जैसे वायु में कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं उनकी क्या कंसंट्रेशन है वो ppm में व्यक्त की जाती हैं। तो जैसे हम लिख रहे हैं कि हम बता रहे हैं जैसे जल की कठोरता, जल की कठोरता ppm में व्यक्त करते हैं, ppm में व्यक्त करते हैं। या वायु में प्रदूषण, ये भी हम ppm में व्यक्त करते हैं। अब थोड़ा और विस्तार से बताते हैं, जल की कठोरता ppm में व्यक्त करते हैं। तो जल की कठोरता कुछ लवण यानी कुछ साल्ट के कारण होती है। वो साल्ट जल में घुले रहते हैं और जल को कठोर बना देते हैं। तो उसमें 6 प्रकार के साल्ट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स 2 हो गए, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, ये इतने लवण के घुले रहने से जल कठोर हो जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट,
और मैग्नीशियम सल्फेट। ये लवण जल में घुले रहते हैं, जिसके कारण जल कठोर हो जाता है। ये जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण हैं। 6 लवण हैं जिनके कारण जल हो जाता है कठोर। अब इसमें किसी एक की बात कर लें, जैसे कैल्शियम सल्फेट। जल की कठोरता कैल्शियम सल्फेट के रूप में लिख दिया गया। जल की कठोरता CaSO4 के रूप में 10 ppm। यानी कैल्शियम सल्फेट की जो सांद्रता है वो 10 ppm है। किसमें? कठोर जल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम, इसका तात्पर्य हुआ 10 ग्राम कैल्शियम सल्फेट। अब ये ले लिया गया W/V के कारण, W/V यानी 10 ग्राम कैल्शियम सल्फेट है। 10⁶ मिलीलीटर जल में, यानी जो कठोर जल है 10⁶ मिलीलीटर जल, अगर लीटर बदलते हैं तो 10⁶ को आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻³ इंटू 10⁻³ और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ये भाई 6 है तो 3 3 6 हो जाता है। इसका मतलब 1 लीटर होता है और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 10⁻³ से, तो 10⁻³ यानी 1000 लीटर। 1000 लीटर, तो 1000 लीटर आपके पास अगर कठोर जल है तो इसका मतलब उसमें 10 ग्राम आपका कैल्शियम सल्फेट है। आप यही इसके रूप में भी ले सकते, इसके किसी के रूप में ले सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं वायु में प्रदूषण। तो जो वायु में प्रदूषण है वो विभिन्न गैसों के कारण होता है। जैसे वायु तो अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु में आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है, ये सब चीज़ें हैं। अब उसी में मान लीजिए कुछ हानिकारक गैसें मिक्स हो गई तो वो वायु को क्या करती? पॉल्यूट कर देती हैं। जैसे उसमें एक मेन गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तो कह दिया गया कि वायु में SO2 की सांद्रता मान लीजिए कह दिया गया 20 ppm है। 20 ppm है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता 20 ppm है। तो इसका मतलब अब इसको ले लेते हैं V/V, यानी 20 मिलीलीटर SO2 है और कितने मिलीलीटर वायु में? 10⁶ मिलियन, जो हम बार बार बता रहे हैं। इसका मतलब है कि SO2 का आयतन है 20 मिलीलीटर। कितने मिलीलीटर वायु में? 10⁶। SO2 का आयतन 20 मिलीलीटर है। मिलियन 10⁶ मिलीलीटर वायु में, यानी 10⁶ यानी 1000 लीटर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड कितने मिलीलीटर है? 20 मिलीलीटर है।
तो इस तरीके से ये कठोरता हम पीपीएम में या प्रदूषण हम पीपीएम में व्यक्त करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सांद्रता व्यक्त करने की एक और विधि मोललता। हाँ, अब हम सांद्रता व्यक्त करने की एक और विधि का जिक्र करने जा रहे हैं, मोललता, मोललिटी, मोललता, जिसको हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, मोललता। इंग्लिश में कहते हैं मोलेलिटी, मोलेलिटी। इसकी डिफिनीशन, 1 किलोग्राम विलायक में जो विलय के मोलों की संख्या होती है उसी को हम कहते हैं विलयन की मोललता। यानी नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent is known as molality of solution। 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ये कहलाती है विलयन की मोललता। एक किलोग्राम विलायक में विलय के जो मोलों की संख्या होगी वो कहलाएगी विलयन की मोललता। अब इसी को हम फार्मूले के रूप में, विलय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और विलायक का भार हम कर देते कैपिटल W से। कैपिटल W से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं विलायक का भार। ये W जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार, और स्मॉल n आपकी है विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या। इस फार्मूले से ऊपर की डिफिनीशन आ जाएगी। कैसे? जब भी फार्मूले से डिफिनीशन बनानी हो या डिफिनीशन को याद रखना हो और फार्मूले में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ रहा हो, अंश हर दोनों आ रहा हो, तब परिभाषा कैसे बनाई जाती है? हर को 1 मान लिया जाता है। जैसे अगर हम W 1 कर दें, कैपिटल W 1 कर दें, तो 1 से n को जब भाग देंगे तो n ही मिलेगा। W बराबर 1 कर देंगे तो m बराबर हो जाएगा n। यहाँ 1 करेंगे तो 1 से n को डिवाइड करेंगे तो n ही मिलेगा। वो किसके बराबर? m के। तो यहाँ से देखिए 1 किलोग्राम W विलायक का भार है, तो 1 किलोग्राम विलायक में जो विलय के मोलों की संख्या होगी वही कहलाएगी विलयन की मोललता। यहाँ से डिफिनीशन निकल गई कि 1 किलोग्राम विलायक में जो विलय के मोलों की संख्या होगी वही विलयन की क्या कहलाएगी? मोललता। अब क्या करेंगे? थोड़ा इस सूत्र को और आगे बढ़ा देंगे। कैसे? जो मोलों की संख्या है
उसका फार्मूला है वेट अपान मालिकुलर वेट, भार बटे अणु भार। तो यहाँ भार विलय का होगा तो उसको हम स्मॉल w से दिखा देते हैं, स्मॉल w से, और m मालिकुलर वेट, मोलों की संख्या बराबर होता भार बटे अणु भार। ये भार किसका होगा? विलय का, स्मॉल w से। और नीचे इसी समय कैपिटल W लगा है, वो किसमें है? केजी में। अगर इस केजी को जी में बदलना चाहते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर W या केजी को आप जी में लिखना चाहते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला आ गया मोललता का। स्मॉल w विलय का भार होगा, m अणु भार मालिकुलर वेट किसका होगा? विलय का। कैपिटल W विलायक का भार होगा। अब इस पर जैसे आप कोई न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल हम इस पर लिख रहे हैं, मान लीजिए ले लिए 80 ग्राम 80 ग्राम कास्टिक सोडा यानी NaOH, कास्टिक सोडा, दो 240 ग्राम जल में घोला गया। तो 240 ग्राम जल में घोला गया। जल में घोला गया। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी आप इंग्लिश में कह सकते हैं 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 240 ग्राम वाटर, फाइंड द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोललिटी का फार्मूला लिखा हुआ है, मोललिटी इक्वल टू स्मॉल w ग्राम में इंटू 1000 अपान कैपिटल M मालिकुलर वेट और इंटू कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट विलायक का भार। तो विलय इसमें कौन है? कास्टिक सोडा, जिसका फार्मूला होता NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का इंडस्ट्रियल नेम औद्योगिक नाम कास्टिक सोडा है और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो विलय है कितने ग्राम? 80 ग्राम। और कैपिटल W विलायक का भार है वह 240 ग्राम। M मालिकुलर वेट, तो इसका अणु भार निकाल लें। अणु भार M मतलब मालिकुलर वेट। तो सोडियम का एटॉमिक वेट परमाणु भार होता 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट परमाणु भार 1। ये कुल टोटल हो गया 40। यहां रख दिए 40 और 40 रख के अपना और ये 0 काट दिया और उसके बाद
4 से मान लीजिए इसको काट दिया, ये ऊपर 20 आ गया, 4 से ऊपर 20 है और बगल 10 है और नीचे 24 है। चाहो तो 4 से और छोटा कर दो, मान लो ये हो गया 30 और ये हो गया 6, नहीं 5 दाम हो गया 50, 5 10 जा 50/6, तो 6 से 6 थे 48, पॉइंट लगा दिए, 2 50, 20 हो गया, 6 त्रिक 18, फिर 2, फिर 6 त्रिक 18, तो मोलैलिटी आ गई 8.33। तो आप चाहे लिखें मोललता 8.33 मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या थी, या आप ऐसे लिखें विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता 8.33 स्मॉल m लिख दें, स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी यानी मोललता। तो ये थी मोललता के बारे में बातें। अब मोललता एक ऐसी विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि है जो ताप पर निर्भर नहीं करती। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। ताप पर निर्भर नहीं करती। ताप पर इसलिए नहीं निर्भर करती क्योंकि मोललता के फार्मूले में कहीं विलयन का आयतन नहीं आता, क्योंकि ताप निर्भर करता है विलयन के आयतन पर, और मोललता के फार्मूले में कहीं विलयन का आयतन नहीं आता है। तो इसलिए जो है मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। अब हम आगामी लेक्चर जैसे मोल प्रभाज सांद्रता व्यक्त करने की एक और विधि, उसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे।